हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हमारा प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैश बेसिस डिस्कस कर रहे थे। कैश बेसिस का मीनिंग डिस्कस हो गया था, एडवांटेजेस डिस्कस हो गई थी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग। परफेक्ट फ्रेंड्स। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की क्या क्या नुकसानियत हैं, आज हमें वो समझना है। It does not give a true and fair view of the profit and loss and financial position of the enterprises because it ignore outstanding खर्चा और accrued income। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने इसके फायदे बताए कि ठीक है ये उनके लिए अच्छा है ना, ये सिंपल है, ये बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है। पर इसके नुकसान क्या है, क्योंकि हम अगर बिजनेस के अंदर सिर्फ कैश बेसिस को इंक्लूड करेंगे कि कैश आ रहा है सिर्फ हम उतना ही देखेंगे, या सपोज मुझे कोई इनकम आनी है और मुझे वो 10 दिन के बाद आएगी तो मैं आज उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना। तो वैसे नॉर्मली बिजनेस में हम एक्रूड इनकम के नाम से उसको नोट करते हैं। तो इसकी वजह से ना कहीं ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। तो पहला इसका नुकसान यही है। तो इट डज नॉट गिव ये नहीं देता क्या, ट्रू सही और फेयर व्यू ऑफ किस पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशंस पे, किसकी, एंटरप्राइजेस की। बिकॉज ये इग्नोर करता है हमारे आउटस्टैंडिंग खर्चे और एक्रूड इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो। डिसएडवांटेजेस क्या है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, कि इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। कि किसी भी एंटरप्राइजेस की ना ट्रू एंड फेयर पोजीशन को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग खर्चे और एक्रूड इनकम को कंसीडर नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि कंपनीज एक्ट है। अब आप बोलेंगे मैम कंपनीज एक्ट क्या होता है। बेटा ये बच्चों ये क्या होता है ना, मतलब हमारी जैसे लॉज बने हुए हैं। लॉ में कंपनीज एक्ट है जिसके हिसाब से सारी कंपनीज को काम करना होता है। कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इट मीन्स फ्रेंड्स, ये ना कंपनीज एक्ट इसको नहीं मानता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको फॉलो करना है तो आप क्या फॉलो करिए, बेसिकली एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। कंपनीज एक्ट दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है ना, बहुत बार कोई ट्रांजेक्शन कैश में हुई, मतलब कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, ठीक है। अब क्या हुआ ना, कोई ट्रांजेक्शन कैश में हुई या किसी भी बिजनेस के अंदर कोई कैश ट्रांजैक्शन है, तो आपको पता है ना पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हेरा फेरी होना बहुत आसानियत है, मतलब मैन्युपुलेशन होना ना कैश बेसिस में बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये इसका एक क्या है, नुकसान वाला पॉइंट है। ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन इन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर हम इसमें मैन्युपुलेशन मतलब गड़बड़ कर सकते हैं बहुत आराम से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस। इट मीन्स, इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देख के बताती हूँ। जैसे हमने सपोज एक एसी खरीदा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे हमने एक एसी खरीदा सपोज 25,000 रुपये का, ठीक है। उसकी इस साल वैल्यू घट गई 2500 रुपये, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जितना हमारी उसकी वैल्यू घटी ना हम उतना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम कब फॉलो करते हैं, जब हम एक्रूअल बेस के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अब ये मत पूछना मैम आपने 2500 कैसे लिया, 2500 मैंने 25,000 का 10% निकाल दिया, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस के अंदर जितनी वैल्यू गिसावट होती है ना, जितना डिप्रिशिएट होता है हम उतना ही रिकॉर्ड करते हैं। बट कैश बेसिस बोलता है जितना खर्चा हुआ सारा खर्चा मान लो। तो मतलब कैश बोलेगा कि 25,000 का आपने ऐसी खरीदा ना, तो 25,000 का 25,000 ही खर्चा मान लो। इट मीन्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैपिटल और रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, यही हमारा पॉइंट है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस। कैश बेसिस के अंदर ये दोनों आइटम्स में डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। एक हमारा जब हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर डिस्कस किया था फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रिंसिपल समझाए थे। उसमें एक मैचिंग प्रिंसिपल भी था। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है
कि अगर आप कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो उससे रिलेटेड खर्चा आपको बुक्स में दिखाना है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, कैश बेसिस के अंदर हम लोगों ने सपोज कोई इनकम कमाई, ठीक है, बट अगर उसके खर्चा हमने कैश में नहीं पे किया तो हम उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि कैश बेसिस तो यही बोलता है कि कैश में परचेज, कैश में सेल तो आप दिखाओ, अदरवाइज आप मत दिखाओ। तो इट मीन्स ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिखा था, जैसे ये इसका कैपिटल वाले का, कि हमने सपोज एक फिक्स्ड एसेट परचेज करी, जैसे एसी will have to be treated as an expense of the period in which payment is made, कि हमने उसी साल इसका खर्चा मान लिया जिस साल हमने पेमेंट करी। हमने ये नहीं सोचा कि इसका यूज हमें आगे वाले सालों में भी होगा, इंस्टेड ऑफ द पीरियड इन विच बेनिफिट इज डेराइव्ड, कि हमें आगे वाले सालों में भी इसका बेनिफिट फ्रेंड्स होके चलेगा। सो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि कैश बेसिस के ना क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो एक तो यही है कि ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं बताता, कंपनीज एक्ट इसको नहीं मानता, ये कैपिटल रिवेन्यू के अंदर डिफरेंशिएट नहीं बता पाता, है ना, मैनिपुलेशन गड़बड़े बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और लास्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि मैचिंग प्रिंसिपल को फ्रेंड्स फॉलो नहीं करता। सो आज की क्लास में हमारा फिनिश होता है कैश बेसिस के डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। परफेक्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे ही न्यू वीडियोस लॉन्च होंगी आपके पास इमीडिएट पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच।